हेलो, नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्राथमिक टीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। इस सेशन में हम डेली के सुजसी बुलेटिन का एनालिसिस और न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। आज है सोमवार 29 जून 2026, ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत 2083। इस सेशन पर आधारित MCQ हम 5 बजे वाली क्लास में देखते हैं। अब हमारा प्रयास किया जा रहा है कि इस सेशन को भी, इसका जो टाइमिंग है उसे भी फिक्स कर दिया जाएगा कुछ ही टाइम में। हम इस पर वर्क कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जबकि हमारी जो MCQ वाली जो सेशन आता है उसे हम 5 बजे देखते हैं। 5 बजे हम उसे अपलोड कर दिया जाता है। यदि जब ऑडियंस ज़्यादा बढ़ेगी तो इसे लाइव भी कर दिया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट जो है वो हम सुजसी बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 राजस्थान। शुभारंभ करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों के पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। रविवार अर्थात 28 जून को इसकी शुरुआत की गई। मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के 1.4 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना। अभियान की अवधि है रविवार 28 जून से अगले 3 दिन अर्थात 30 जून तक। 28, 29, 30 3 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा। लक्षित आयु वर्ग है जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यप्रणाली और ढांचा, स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्रथम दिन रविवार 28 तारीख को बच्चों को बूथ पर दवाई पिलाई गई। अगले 2 दिन अर्थात 29 व 30 जून को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। पोलियो बूथ की संख्या प्रदेश में 59,217 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। 59,000 अर्थात 59,217 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। कुल 75,232 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में से 7,000 और 11 ट्रांजिट टीमें शामिल की गई हैं। 9,004 मोबाइल टीम भी मुस्तैद की गई हैं। पोलियो की जो खुराक पिलाई जाएगी बच्चों को, उनके लिए 59,217 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। 75,232 टीमों का गठन किया गया है। 7,011 ट्रांजिट टीमें शामिल की गई हैं और 9,004 मोबाइल टीमें भी मुस्तैद की गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अभियान जो है प्लस पोलियो का, उसमें उसका नारा है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जैसा कि हम जो हमारे भजनलाल जी शर्मा ने इनका पोस्टर का विमोचन किया था, उसमें हम पीछे भी इनके साइड में देख सकते हैं 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ये इनका नारा रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और पोलियो। भारत के संबंधित पोलियो के महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखें तो पोलियो मुक्त भारत। गत 15 वर्षों में पोलियो का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है भारत में। WHO ने प्रमाण पत्र दे दिए हैं 27 मार्च 2014 को ही प्लस पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र भारत को मिल चुका है 27 मार्च 2014 में ही। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य व्यक्तित्व में हम देखें जो प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जो 28, 29 और 30 जून को चलाया जाएगा, उसमें हीरालाल नागर ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गायत्री राठौड़ प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ये उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मन की बात का 135वां संस्करण 135 एडिशन है मन की बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। राजस्थान में विशेष हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सिविल सेवा परीक्षा व भारतीय वन सेवा परीक्षा जो सिविल सर्वेंट जो एग्जामिनेशन होता है उसके, और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है 2025 के जो चयनित राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, इनके साथ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता की ताकत को भारत की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित जो मुख्य विषय है उनके बारे में चर्चा करें तो जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन की बात बनाने की बात कही गई। वोकल फॉर लोकल। आगामी गणेश उत्सव में स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्तियों को अपनाने के आह्वान किया। रक्षा क्षेत्र में भारत के रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता की सराहना की। सामाजिक व पर्यावरण सुरक्षा के तहत कार पुलिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया। महाराष्ट्र के एक परिवार द्वारा विवाह के अवसर पर हजारों लोगों को दुर्घटना बीमा करवाने की पहल के बारे में भी जिक्र किया। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रभाव
असम में हरगिल्ला पक्षी संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा संचालित अभियान के बारे में। और मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक्स बनाकर पर्यावरण संरक्षण करने के बारे में भी चर्चा की। शिक्षा और संस्कृति व खेल में नागालैंड में बच्चों और बेटियों के लिए फुटबॉल व फुटसल लीग का आयोजन किया गया, उसके बारे में चर्चा की। नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने की बारे में चर्चा की। सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डेटा साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की पहल के बारे में चर्चा की। मेघालय के जीवित रूट ब्रिज जो लिविंग रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज से आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं रूट ब्रिज होता है? अगर आप जानते हैं रूट ब्रिज क्या है तो आप कमेंट कीजिए रूट ब्रिज के बारे में। मैं ही बता देती हूँ रूट ब्रिज के बारे में। रूट ब्रिज होता है, रूट यानी जड़ें, जड़ों से मिलकर जो ब्रिज का निर्माण होता है उससे है बोलते हैं रूट ब्रिज। जो पेड़ प्राचीन पेड़ होते हैं उनकी जड़ें आपस में मिलकर जो ब्रिज का निर्माण हो जाता है जड़ों के आपस में मिलने से, उनको बोला जाता है रूट ब्रिज। जीवित रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास भी उनके द्वारा करने के बारे में चर्चा की गई। जोधपुर एयरपोर्ट नवीन टर्मिनल का निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे पर हैं, जिसके तहत वे बोडमू जोधपुर की बड़ी सौगातें देते हुए जो जोधपुर टर्मिनल है उसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने एंट्री व एग्जिट पॉइंट, लॉबी, VIP लाउंज सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा, यातायात, अन्य व्यवस्था समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी ने नवीन टर्मिनल का निरीक्षण किया उसमें और जो मुख्यमंत्री जी द्वारा मन की बात के 135वें संस्करण का श्रवण किया गया, श्रवण मतलब सुना गया उसे, तो उस कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी उपस्थित थे, सांसद मदन राठौड़, विधायक जो लोकल है PP चौधरी, बाबू सिंह राठौड़, देवेंद्र जोशी, भीराराम सियोल, अर्जुन लाल गर्ग में उपस्थित थे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई भी उपस्थित थे। हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे तो हम इसे हटा देते हैं। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, जिला कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे UPSC के चयनित अभ्यर्थियों से संवाद। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। जो 135वां मन की बात के संस्करण का श्रवण मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजन किया गया, उसमें सिविल सर्विस 2025 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे संवाद किया गया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से चयनित अभ्यर्थियों से भी संवाद किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 और भारतीय वन परीक्षा 2025 में चयनित राजस्थान के अभ्यर्थियों से संवाद किया। मुख्य संदेश, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोक सेवक अपने सेवा काल को जन कल्याण और विकसित भारत के लिए समर्पित करें। कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही सिविल सेवा परीक्षा में चयन के सपने को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश और आह्वान। कर्मभूमि और मातृभूमि की सेवा। चयनित अभ्यर्थी अपनी सेवा काल में कर्मभूमि के साथ साथ अपनी मातृभूमि की सेवा और उसके प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। युवाओं की भूमिका। सिविल सेवा परीक्षाओं के जरिए युवाओं को लोक सेवक बनने के अवसर मिलता है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। भावी पीढ़ी को प्रेरणा। सफल अभ्यर्थी आने वाली पीढ़ी को भी राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित करें। योजनाओं का लाभ। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए। सरकार के विकास कार्य। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश में विकास का रोडमैप बनाकर उल्लेखनीय कार्य किए, विशेष रूप से पानी, बिजली उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संवाद में शामिल व्यक्तित्व में अनुज अग्निहोत्री जो राजस्थान से टॉपर रहे हैं, मुख्य रूप से सिविल सेवा 2025 की परीक्षा में फर्स्ट रैंक अनुज अग्निहोत्री ने प्राप्त की थी। पक्षाल सेक्रेटरी प्रवीण रत्नू, अदिति अरोड़ा, अनीता सहित सफल अभ्यर्थी वहां उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर, मुख्यमंत्री कार्यालय कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभ्यर्थी और उनके परिजन शामिल हुए थे इस चर्चा में। नेक्स्ट हम देखेंगे संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बगरू के निमेड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। जयपुर के बगड़ू के निमेड़ा में संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक मूल्यों से आने वाली पीढ़ी को जोड़ना हमारा उत्तरदायित्व है। कथा एवं संस्कृति के मुख्य बिंदु में देखें तो जीवन का दिव्य ज्ञान। भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। सनातन संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति हमें सन्मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शिक्षा देती है। पारिवारिक व सामाजिक मूल्य। भागवत कथा में सामाजिक जीवन, परिवार और समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के दायित्वों का विस्तृत वर्णन है, जिससे परिवार में सुख, शांति, खुशहाली का वातावरण बनता है। प्रकृति की पूजा, हमारी संस्कृति प्रकृति पूजनीय मानती है। हमें नदियों, पर्वतों, वृक्षों, गौ माता की पूजा करते हैं।
भावी पीढ़ी से अपील की है मुख्यमंत्री जी ने। आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जड़ों को जोड़े रखने और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए उन्हें आध्यात्मिक मुद्दों से परिचित कराना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ, अर्बन चैलेंज फंड एवं डीएलबी हुडको समझौता, जो एमओयू हुआ है डीएलबी हुडको और यूसीएफ के बीच, डीएलबी और हुडको के बीच एमओयू। स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी, स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी और हुडको के बीच समझौता एमओयू हस्ताक्षर किया गया। आदान प्रदान एमओयू के आदान प्रदान हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर व स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया। हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर व स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी के प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया। इसके तहत शहरी निकायों और परियोजनाओं के निर्माण, डीपीआर तैयार करने तथा वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाए जाने पर इन्होंने एमओयू किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15,800 करोड़ रुपए से शहरी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के माध्यम से राजस्थान के शहरी निकायों में भी आगामी 5 वर्षों में लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इनमें प्रमुख कार्यों में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण व अन्य आधारभूत सुविधाओं के समावेशी विकास किया जाएगा। रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरार ने इसकी घोषणा की है। जो ये एमओयू हुआ है उसकी घोषणा की स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदेश भर में 4 लाख करोड़ की आधारभूत सुविधाएं फंडिंग पैटर्न। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अर्बन चैलेंज फंड एक प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण व्यवस्था है जिसमें वित्तीय सहायता द्वारा आवंटन परियोजनाओं की गुणवत्ता, नवाचार, समावेशिता व बैंकेबिलिटी को आधारित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग का गणित हम देखें तो कुल अनुमानित लागत है 4 लाख करोड़ रुपए कुल अनुमानित लागत है। केंद्र सरकार का योगदान है 1 लाख करोड़ का। टोटल 5 करोड़ का अनुमानित, टोटल 4 करोड़ का अनुमानित लागत है। टोटल जो अमाउंट है वो 4 लाख करोड़ है। उसमें 1 लाख करोड़ केंद्र सरकार का योगदान है जो 25% रहेगा। शेष 75% राशि का विभाजन किया गया है। 25% राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा तथा 50% स्थानीय वित्तीय संस्थानों या हुडको द्वारा ऋण दिया जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में वित्तीय ढांचा देखें तो कुल प्रस्तावित योजना 15,800 करोड़ की है। केंद्र सरकार का योगदान इसमें 3,950 करोड़ का है। जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 4 लाख करोड़ का बजट रखा गया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे जो टोटल राशि का 25% होगा और 25% राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा दिए जाएंगे। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। और 50% राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान या हुडको द्वारा ऋण के माध्यम से दिया जाएगा। और राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो कुल 15,800 करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा, विकास कार्य। उसमें केंद्र सरकार का योगदान है 3,950 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम देखेंगे यूसीएफ की प्रमुख विशेषताएं व नवाचार। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके माध्यम से टियर 2 व टियर 3 शहरों में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। डिजिटल मॉनिटरिंग डीएलबी के प्रमुख अभियंता अरुण व्यास के अनुसार यूसीएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की डिजिटल इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से डिजिटल रूप से निगरानी की जाएगी। क्षमता संवर्धन कैपेसिटी बिल्डिंग। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों अधिकारियों के लिए प्रोजेक्ट फॉर्मेशन एवं डीपीआर निर्माण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत 29 जून 2026 को ग्राम पंचायत भवनों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन प्रस्तावित है। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1 जुलाई को इसका शुभारंभ होने वाला है। विकसित भारत जी राम जी का पूर्ण रूप से जल सुरक्षा, जल संबंधी कार्य, मूलभूत ग्रामीण आवास संरचना, आजीविका विकास, जलवायु तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव इसमें कार्य किए जाएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व की पुनर्स्थापना। 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। सरिस्का टाइगर की पुनर्स्थापना 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला। अलवर राजस्थान में अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सरिस्का टाइगर की पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय रखा है बाघ पुनर्स्थापना, अवसर एवं चुनौतियाँ। वर्कशॉप ऑन टाइगर रिंट्रोडक्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इसकी थीम।
कार्यशाला का थीम रखी गई है। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री राज्य मंत्री हैं संजय शर्मा जी, वो उद्घाटनकर्ता थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बाघ संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। सरिस्का में बाघों की संख्या कुल मॉनिटरिंग की बदौलत कभी बाघ विहीन हो चुका सरिस्का आज 56 बाघों की संख्या से आबाद है। सरिस्का में टोटल बाघों की संख्या है 56। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह संख्या जल्द ही 100 तक पहुंचेगी। वैश्विक हिस्सेदारी भारत में वर्तमान में विश्व के लगभग 70% बाघों का संरक्षण कर रहा है। सरिस्का डे वन विभाग द्वारा 28 जून 2008 के सफल पुनर्स्थापना की महत्ता को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 जून को सरिस्का डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ सरिस्का डे भी है। राजमाता की स्मृति में गत वर्ष 28 जून को बाघिन राजमाता की स्मृति में सरिस्का में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। सरिस्का में राजमाता की प्रतिमा स्थापित की गई थी 28 जून 2025 में, और 28 जून को प्रतिवर्ष सरिस्का डे मनाया जाता है। 28 जून 2008 को सफल पुनर्स्थापन हुआ था सरिस्का का, उसे 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य लॉन्चेस व गतिविधियां हम देखें तो उसमें भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन के लिए रोड मैप तथा भारत में बाघ पुनर्स्थापना बहाली की पुस्तिका प्रोजेक्ट चीता वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तकनीकी सहायता सरिस्का के क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए 2 नए वाहन सौंपे गए। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बाबा भृतहरि की तपोस्थली पर पधारे व सभी आगंतुकों का स्वागत किया। बाबा भृतहरि की जो तपोस्थली है वो भी अलवर में ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे बालोतरा विशेष स्वच्छता अभियान व पीएम का दौरा। पीएम का दौरा है, इस वजह से बालोतरा में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये स्वच्छता अभियान अगर प्रतिदिन चलाया जाए तो इसे विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का जो नीड है वो भी नहीं रहेगी। अगर प्रतिदिन को विशेष स्वच्छता अभियान की तरह ही साफ सफाई की जाए तो किसी बड़े सेलिब्रिटी बोल सकते हैं या किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े मंत्री, किसी मिनिस्टर और किसी पीएम और प्रेसिडेंट आदि के आने पर विशेष अभियान नहीं चलाया जाने की आवश्यकता रहेगी। तो हम देखते हैं जो बालोतरा में रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए 4 जुलाई को पीएम जी का दौरा है, उसके तहत बालोतरा में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को देश जिले भर में चलाया जा रहा है, बालोतरा के पूरे जिले में चलाया जा रहा है। दूसरा दिन था प्रभारी मंत्री है जोराराम जी कुमावत, प्रभारी सचिव हरजिला अटक स्वयं श्रमदान कर आमजनों को स्वच्छता का संदेश दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आज अब तक हमारा सुजसी बुलेटिन का सार खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम न्यूज़पेपर का सार देखेंगे। खेल जगत स्टंट स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज़ अंडर 19 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक सिल्वर मेडल हासिल किया, राज्य का नाम रोशन किया। उन्होंने प्री क्वार्टर और सेमीफाइनल मुकाबलों में क्रमशः दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को मात दी थी। तो हम ध्यान में रखेंगे स्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज़ अंडर 19 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड गवर्नेंस बैठकों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने शासकीय बैठकों के अधिक परिणामोमुखी तथा समयबद्ध बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोई भी शासकीय बैठक 60 मिनट 1 घंटे से लंबी नहीं होगी। सामान्य बैठक अवधि भी 20 से 50 मिनट तय की गई है। जो शासकीय बैठक होगी, जो मुख्य बैठक होती है शासन परिषद की शासन की, उसमें उसका जो मुख्य जो टाइम होगा वो 1 घंटा 60 मिनट ही रखा जाएगा, इससे ज़्यादा की लंबी बैठक नहीं होगी। और जो सामान्य बैठकें होती हैं उसका अवधि भी 20 से 50 मिनट तय की गई हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सभी सचिवों तथा राज्य मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को इसके लिए पत्र लिखा है। कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन ने। प्रमुख गाइडलाइन बैठक बुलाने से पूर्व उसका एजेंडा, अपेक्षित नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। सीमित भागीदारी बैठक में केवल निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन से जुड़े आवश्यक अधिकारियों को ही आमंत्रित किया जाए। और मिनट्स का प्रकाशन बैठक समाप्त होने के 2 से 3 दिन के भीतर बैठक के मिनट्स जारी करना अनिवार्य होगा। डिजिटल पाबंदी बैठक के दौरान मोबाइल चेक करने और ईमेल या संदेश भेजने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जयपुर मेट्रो फेज़ 2 टोंक रोड। ये जो लास्ट हमने न्यूज़ एनालिसिस किया है गुड गवर्नेंस के लिए, बैठकों का जो टाइमलाइन तय किया गया है ये इस वजह से किया गया है क्योंकि कई बार किसी आमजन को
कोई कार्य होता है तो उन्हें ये कहकर काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करवाया जाता है कि बैठक चल रही है, बैठक चल रही है, बैठक चल रही है। इस वजह से उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया जाता है। यह इसका समाधान हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर मेट्रो फेज़ 2 टोंक रोड रूट। जयपुर के सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास के इतिहास में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें परियोजना का शिलान्यास 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम से जयपुर मेट्रो फेज़ 2 प्रोजेक्ट की वर्चुअल नींव रखेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत की लागत है 13,037.67 करोड़ से अधिक है, जिसके तहत लगभग 10 किलोमीटर लंबे रूट का निर्माण कार्य शुरू होगा। फेज संचालन 2 के अंतर्गत सबसे पहले टोंक रोड प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक क्षेत्र में मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके तहत सांगानेर पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट के भूमिगत स्टेशनों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अन्य चरणों में देखें तो फेज फर्स्ट सी में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तथा इस मार्ग के अंतर्गत रामगंज स्टेशन का नाम बदलकर गलता गेट किया गया। रामगंज स्टेशन उसका नाम गलता गेट किया गया तथा यह परियोजना सितंबर 2027 तक पूरी होने की संभावना है। फेज फर्स्ट डी में मानसरोवर से अजमेर रोड तक निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान अप्रेंटिसशिप रिपोर्ट देश में प्रथम स्थान। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने अप्रेंटिसशिप में देश भर में कीर्तिमान स्थापित किया है, फर्स्ट रैंक रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान के 746 प्रतिष्ठान जो 746 प्रतिष्ठानों में 32,000 से अधिक अप्रेंटिस युवाओं को जोड़कर देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। बेटियों की भागीदारी इस हुनर रेस में राज्य की बेटियों की भागीदारी लगभग 18% दर्ज की गई। क्षेत्रीय असमानता चिंताजनक पहलू में देखें तो कुल अप्रेंटिसशिप के जुड़ाव का लगभग 81% हिस्सा केवल 5 जिलों में, अर्थात कुल जो अप्रेंटिसशिप हुई है उसमें 81% केवल 5 जिलों में ही हुई है, जिसमें अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा और कोटा और चित्तौड़गढ़ केवल 5 जिले शामिल है जहां 81% अप्रेंटिसशिप हुई है। अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में हम देखें तो अलवर में 11,421 अप्रेंटिस और जो राज्य में 35.30% हिस्सेदारी, जयपुर में 10,604 अप्रेंटिस, राज्य में 32.78% हिस्सेदारी। न्यूनतम भागीदारी वाले जिलों में धौलपुर में 6, बालोतरा में 6, डीडवाना कुचामन में 1 भागीदारी रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय कैमरा दिवस और जयपुर का स्वर्णिम संग्रह। आज राष्ट्रीय कैमरा दिवस भी मनाया जाता है 28 जून को। जयपुर के एक निजी संग्रहकर्ता है उन्होंने कैमरों के इतिहास को सहेजकर वैश्विक स्तर पर शहर का नाम गौरवान्वित किया है। जगतपुरा निवासी विनय शर्मा के पास पिछले 4 दशकों से संकलित 150 से अधिक दुर्लभ व ऐतिहासिक कैमरों का संग्रह है। प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर वर्ष 1890 में लंदन द्वारा निर्मित पिन होल कैमरा, जिसका उपयोग राजा महाराजाओं के चित्र खींचने में होता था। पिन होल कैमरा वो भी उपस्थित है इनके पास है। नेल्सन मंडेला की जेल की तस्वीर कैद करने वाला ऐतिहासिक कैमरा भी है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप और रामगढ़ बांध में एशियाई खेलों के दौरान उपयोग किए गए विशेष कैमरे भी इनके पास संग्रहित किए गए हैं। वर्ष 1935 का जर्मन बॉक्स कैमरा भी इनके पास है। 1949 का 8mm मूवी कैमरा तथा 1970 के दशक का पोलराइड कैमरा भी इनके पास संग्रह किया गया है विनय शर्मा के पास। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 30th सोमवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जाएगा। 30 को आज 29 जून को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्य अतिथि होंगे भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर अध्यक्ष रहेंगे, प्रेमचंद बेरवा विशिष्ट अतिथि होंगे। राजकीय विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के विकास और शिक्षा सुदृढ़ करने में योगदान देने वाले 276 से अधिक भामाशाहों को और NCRI दाताओं जो दानदाता हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व पर बनेगी फिल्म। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का डे भी आज मनाए जा रहे हैं। सरिस्का के 18 वर्ष हो गए हैं पुनर्स्थापना के। रणथंभौर के विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली की तर्ज पर अब सरिस्का के जंगलों और बाघों के संघर्ष की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता नल्ला मुथु को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। वो बाघिन मछली की तर्ज पर एक फिल्म का निर्माण करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व पर। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर क्रिएटर इकोनॉमी का नया पावर हाउस।
जयपुर शहर फैशन, ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां हर महीने 1000 से अधिक प्रोफेशनल शूट हो रहे हैं। कैमरा रेंटल, स्टूडियो, लोकल क्रू समेत 5000 से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से सीधा रोजगार मिल रहा है। पसंदीदा लोकेशंस में पत्रिका गेट, हवा महल के रूफटॉप कैफे, आमेर का किला, पन्ना मीना की बावड़ी, अल्बर्ट हॉल, जल महल प्रमुख हॉटस्पॉट बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, बालोतरा में पंचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के 4 जुलाई के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचपदरा रिफाइनरी के मेन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां तैयार होने वाले पेट्रोल उत्पादों के सैंपल भी देखे और प्रगति की समीक्षा की। लोक संस्कृति का स्पर्श, सुबह बनी यादगार। पत्रिका जयपुर 6 AM कार्यक्रम के तहत पद्मश्री गुलाबो सपेरा ने राजस्थान की संस्कृति की मोहक प्रस्तुति से रविवार को सुबह पत्रिका गेट पर जयपुर 6 AM एक्सपीरियंस योर सिटी कार्यक्रम को यादगार बना दिया। उन्होंने टीम के साथ कालबेलिया नृत्य से समा बांधा, लोक कला की जीवंत अभिव्यक्ति की सुबह ताजगी व सांस्कृतिक रंग घोले। ये जो गुलाबो सपेरा जी हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, इन्होंने पत्रिका गेट पर जयपुर 6 AM कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऐतिहासिक यमुना जल बंटवारा समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हो गया है। 32 साल पुराना विवाद है दोनों के मध्य। राजस्थान और हरियाणा के बीच आखिरकार सहमति बन गई। वर्ष 1994 में ये समझौता लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तथा जो 1994 में समझौता की रूपरेखा बनी थी, अब गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में MOU हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। यमुना जल समझौते के तहत 1917 क्यूसेक पानी जो पश्चिमी यमुना कैनाल से प्राप्त होगा, पश्चिमी यमुना कैनाल से राजस्थान को प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, परियोजना की कुल लागत है 33,379.29 करोड़ है, जिसमें से 3,900 करोड़ रुपए भू आवृत्ति लैंड एक्विजिशन के लिए और तकनीकी अवसंरचना के तहत हथिनी कुंड से चूरू के हाशियावास तक 3.6 डायामीटर की 3 पाइपलाइनें बिछाई जाएगी। पानी को ग्रेविटी और जरूरत पड़ने पर हाइब्रिड मोड पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। रूट हरियाणा के जिले में हम देखें तो पाइपलाइन के जरिए हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार जिलों से होकर गुजरेगी। परियोजना का संचालन करने के लिए दोनों राज्यों के एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाई जाएगी, कंपनी बनाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व संरक्षण व नीतिगत निर्णय। हमने इसके बारे में अभी भी पहले चर्चा की थी। बाघ पुनर्स्थापना अवसर व चुनौतियां विषय पर कार्यशाला आयोजित किया गया था सरिस्का डे पर। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सरिस्का के बाघों को किसी अन्य अभ्यारण्य में शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। टाइगर रिजर्व के भीतर आ रहे 24 गांवों को बाहर शिफ्ट करने का काम जारी है। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जो 24 गांव आ रहे हैं उन्हें बाहर शिफ्ट किया जाएगा। प्रबंधन योजना, इको सेंसिटिव जोन के निर्धारण, सीमांकन के लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी सुबैया नीलामुथु द्वारा। सहभागिता इस कार्यशाला में देश के 11 राज्यों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक और 20 टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर भी शामिल हुए थे। जो सरिस्का के 18 वर्ष पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था अलवर में। शहरी बुनियादी ढांचा, अर्बन चैलेंज फंड UCF, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। राजस्थान के छोटे बड़े शहरों में आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 15,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। MOU हुआ है स्वायत्त शासन विभाग DLV और हुडको के बीच तकनीकी व वित्तीय सहयोग के लिए। 50% राशि हुडको द्वारा तो 25% राशि राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा, 25% राशि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 3,950 करोड़ रुपए सहायता के रूप में दिए जाएंगे। विकास कार्य, सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, मल्टी लेवल पार्किंग, डिजिटल गवर्नेंस, पुराने बाजारों को पुनर्विकास। यह योजना जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ Tier 2 व Tier 3 शहरों को भी कवर करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, राजस्थान की बैटरी स्टोरेज योजना। राजस्थान को सौर ऊर्जा का पावर बैंक बनाने के लिए विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा ये पहल की गई है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के तहत दिन में सूरज बनने वाली अतिरिक्त बिजली को स्टोर किया जाएगा। दिन में जो सौर ऊर्जा से जो बैटरी बिजली बनती है उसमें अतिरिक्त बिजली का उत्पादन है, उसे बैटरी में स्टोरेज किया जाएगा ताकि रात में पीक आवर्स में भी निर्बाध आपूर्ति हो सके। सितंबर 2026 तक 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज की क्षमता शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2027 तक कुल क्षमता बढ़ाकर 6000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों को इस योजना के पहले चरण के लिए चुना गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर में 40 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन। जोधपुर नगर निगम द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शहर के 40 प्रमुख स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये स्टेशन मुख्य रूप से सरदारपुरा, गांधी मैदान, रावण का चबूतरा, एम्स गेट 6, काजरी, मंडोर, अमृता देवी पार्क और शास्त्री नगर जैसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 6 चार्जर होंगे, जिनमें 3 फास्ट चार्जर जो 30 मिनट में गाड़ी चार्ज करेंगे और 3 सामान्य चार्जर होंगे। भुगतान प्रति यूनिट की दर से ऑनलाइन किया जा सकेगा। जोधपुर जिले में वर्तमान में 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ संचालित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 जुलाई को 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश भर के नीति निर्माताओं, अधिकारियों व विशेषज्ञों का समागम होगा। कोटा स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन। कोटा में सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए कोटा संभाग के 1000 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब गठित किए जाएंगे। 1000 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों में एम्बेसडर का चयन। प्रत्येक स्कूल के लिए 5 से 10 विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी वॉलंटियर के रूप में चुना जाएगा, जो समाज में ट्रैफिक नियमों का संदेश फैलाएंगे। प्रत्येक विद्यालय से 5 से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट के महत्व व सुरक्षित ड्राइविंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीकर ने जीता राज्य स्तरीय कोलविन शील्ड का खिताब। SMS स्टेडियम में खेले गए 3 दिवसीय फाइनल मुकाबले में सीकर ने उदयपुर को भारी बढ़त के आधार पर हराकर अपना खिताब अपने नाम किया। कोलविन शील्ड का खिताब सीकर ने जीता है और उदयपुर रनर अप रहा है। सीकर की ओर से अंकित कुमार 84 रन और हिमांशु नेहरा ने 84 रन व 5 विकेट के साथ चमके। हिमांशु नेहरा को मैन ऑफ द फाइनल चुना गया। हिमांशु नेहरा को उदयपुर के समावेशित जोशी ने समर्पित जोशी है, ये प्रिंट मिस्टेक होगी। समर्पित जोशी ने जुझारू 150 रनों की पारी खेली। सीकर की महिला टीम ने भी दोहरी सफलता। सीकर की महिला टीम ने भी राज्य स्तरीय सीनियर टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। जो सीकर की महिला टीम है, उन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर टूर्नामेंट का आयोजन राजस्थान में पहली बार किया गया था। इसमें सीकर की महिला टीम जीती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शूटिंग में योगेश कुमार को जर्मन में रजत पदक। सिल्वर मेडल मिला है जर्मनी में योगेश कुमार को शूटिंग में। चूरू निवासी हैं योगेश कुमार। जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर फ्री पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उनके करियर का 5वां अंतर्राष्ट्रीय पदक है। उनके कोच सूबेदार बलबीर सिंह है। तुम ध्यान में रखेंगे चूरू के योगेश कुमार को जर्मनी में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर फ्री पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे फुटबॉल शुभम जोशी को बड़ी जिम्मेदारी। सीकर जिले के पोसानी गांव के फुटबॉल कोच है शुभम जोशी को देश के प्रतिष्ठित मिनर्वा फुटबॉल क्लब की ओर से पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों से उभरती हुई फुटबॉल प्रतिभाओं को तलाशने व चयन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शुभम जोशी को सौंपी है, जो सीकर जिले के पोसानी गाँव के निवासी हैं। भारत बनाम आयरलैंड T20 सीरीज में बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मैच में आयरलैंड ने भारत को 1 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया, अर्थात आयरलैंड जीत चुका है। राजस्थान के गेंदबाज हैं जय मुंदड़ा। वो शानदार गेंदबाजी करते हुए 32 रन पर 3 विकेट और सीरीज में कुल 5 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है राजस्थान के जय मुंदड़ा को। नेक्स्ट हम देखेंगे जल जीवन मिशन राजस्थान की स्थिति व चुनौतियाँ। कनेक्शन और आपूर्ति। राजस्थान में 27 जून 2026 तक 59.4% परिवारों को अर्थात 63.57 परिवारों को 63.57 लाख परिवार तक नल से जल मिल चुका है राजस्थान में। हालांकि नियमित जलापूर्ति अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर 10 में से केवल 4 घरों में ही 40.6% अर्थात 40.6% घरों तक ही नियमित पानी पहुंच रहा है राजस्थान में। हालांकि 59.4% परिवारों को नल से जल कनेक्शन मिल चुका है और 40.6% को ही नियमित पानी पहुंच रहा है। पिछले वर्ष में हम देखें तो 2.49 लाख नए नल कनेक्शन जोड़े गए थे पिछले वर्ष 2025 में। राष्ट्रीय रैंकिंग में देखें तो समग्र कवरेज के मामले में राजस्थान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31वें स्थान पर रहा है। ओवरऑल राजस्थान की रैंक रही है 31 रैंक रही है राजस्थान की हर घर नल जल से जल जीवन मिशन के तहत 31वां स्थान रहा है। स्रोतों पर निर्भरता। राजस्थान में अभी भी हर तीसरा परिवार पेयजल के लिए ट्यूबवेल 21.7%, हैंडपंप 11.7% पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त
24.1% परिवारों को पानी लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रीय रैंकिंग में। क्षेत्रीय रैंकिंग में हम देखेंगे, क्षेत्रीय रैंकिंग में देखें तो 27 जून 2026 तक शीर्ष जिले हनुमानगढ़ 90.89, भीलवाड़ा 89.49, गंगानगर 88.67%। सबसे पिछड़े राज्यों जिलों में बाड़मेर, डीग और चित्तौड़गढ़ शामिल है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड के कारण ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस की समस्या बढ़ रही है, जबकि उच्च नाइट्रेट के शीशों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्या पैदा हो रही है। जब उच्च नाइट्रेट का जल शिशु को पिलाया जाता है तो वो पूरा नीला पड़ जाता है, इस वजह से उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी समस्या काफ़ी बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे वागड़ की हुकड़ी परंपरा, भरोसे का बाजार। हुकड़ी परंपरा हम ध्यान में रखेंगे, वागड़ की हुकड़ी परंपरा के बारे में। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा जिला में मुख्य रूप से सालिया, ठिकरिया, जालोना, नाडिया, सरवानिया जैसे दर्जनों गांवों में पुरानी हुकड़ी परंपरा आज भी जीवित है। इसे सामाजिक अनुबंध के तहत आपसी लेन देन पैसों से नहीं बल्कि वस्तु व सेवा विनिमय के साथ होता है, जिसमें हम देखें तो नाई बाल काटने के बदले पैसे नहीं लेता, इसके स्थान पर संबंधित लोग उसे साल में 2 बार अनाज देते हैं। हुकड़ी परंपरा के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा में कुम्हार मिट्टी के बर्तन, सुथार लकड़ी के औजार, लोहार कृषि यंत्र बिना कोई नकद मूल्य लिए निःशुल्क प्रदान करते हैं। साल भर पुश्तैनी कार्यों के बदले उन्हें वर्ष में एक बार निर्धारित मात्रा में अनाज मिलता है। यह परंपरा समाज के सभी जातियों वर्गों के लोगों को एक सूत्र में पिरोती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर गढ़ गणेश मंदिर रोपवे परियोजना। जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक गढ़ गणेश मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 9 करोड़ की लागत से बन रही रोपवे परियोजना 7 साल के इंतजार के बाद अंतिम चरण में है। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर तलहटी से मंदिर तक का सफर 3 मिनट में तय किया जा सकेगा, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों, बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र और हेरिटेज जोन से जुड़े मामलों के कारण यह कानूनी प्रक्रिया में अटका हुआ था, जिससे हाल ही में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तेजी से कार्य शुरू किया गया है। तो हम ध्यान में रखेंगे 9 करोड़ की लागत से जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे बनाया जाएगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम का आयोजन 1 से 2 जुलाई को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य फोकस विकसित भारत 2047 AI एनबेल्ड डेटा ड्रिवन सिक्योरिटी डिजिटल गवर्नेंस पर रहेगा। सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले 12 तकनीकी सत्रों, जिनमें 6 प्लेनरी, 6 ब्रेकआउट सत्र व AI आधारित गवर्नेंस, डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट पुलिसिंग, डीप टेक, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। आयोजक यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे गौशाला में मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण। सांगानेर स्थित पिंजापुल गौशाला के गो आधारित वैदिक औषधीय पादप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण एक साथ अनोखा आयोजन किया गया। सनातन संस्कृति में गौ प्रकृति के महत्व को देश की प्रगति के विचारों से जोड़ने के लिए हैरिमम चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के सहयोग से यह पहल की गई। इसमें भारी संख्या में महिला कार्मिकों, संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ओडिशा के भुवनेश्वर में 65वीं नेशनल इंटर स्टेट, 2 स्टेट्स के माध्यम जो बीच में इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 65वीं थी नेशनल, कालिंगा स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में राजस्थान के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और 3 कांस्य पदक जीते। 1 रजत पदक जीता है, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान ने जीते, जिसमें यशवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया है। जेवलिन थ्रो में 83.72 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर रजत पदक अपने नाम किया है यशवीर सिंह ने। उमा चौधरी महिला जेवलिन थ्रो में 53.6 मीटर प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल उमा चौधरी ने जीता है। राहुल बालोदा ने ट्रैक स्पर्धाओं में 1500 मीटर दौड़ को 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा कर कांस्य पदक जीता है। कुमारी परू ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेंज में 10 मिनट 52 सेकंड 28
सेमी सेकंड में समय के साथ कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हम ध्यान में रखेंगे यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता है, उमा चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल, राहुल बालोदा ने ब्रॉन्ज मेडल तथा कुमारी परु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने 1 रजत पदक तथा 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ताइक्वांडो सलोनी अटल को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन के सम्मान समारोह में राजस्थान की ताइक्वांडो खिलाड़ी राजस्थान की सलोनी अटल को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से हाल ही में WWSL अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के बाद उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। वे आगामी दिनों में थाईलैंड में होने वाली 9th हीरोज अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो हम ध्यान में रखेंगे WWS अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है सलोनी अटल ने। उन्हें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था सलोनी अटल को, और अभी उन्हें स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू।